मेरा नाम ज़ील व्यास है और इस साल मैंने नीट यूजी दी थी, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 710 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9th है। आज मैं आपको मेरी डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ फ़िज़िक्स। इनिशियली जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ेस हो रही थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहे थे और ऊपर से ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग था, तो आई फेस्ड इट अ बिट डिफ़िकल्ट। बट मेरे टीचर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, ताकि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझ जाऊँ और मैं उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ तो मुझे ये प्रॉपर्ली पता चल पाएगा कि मुझे वो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आया है या नहीं। तो जैसे ही टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, तो पहली बात तो आपको उसको उसी दिन रिवाइज़ कर लेना है, और रिवाइज़ करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा और एकदम पक्का हो जाएगा, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करो तो आपको पहली बार जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे इक्वल इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं फ़िज़िक्स के लिए। उसके बाद आप दूसरे रेफरेंस बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एररलेस यूज़ किया करती थी। एररलेस में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वेराइटी होती है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। जब फ़िज़िक्स की बात आती है तो 11th का जो फ़िज़िक्स है उसमें वो आपके 12th की फ़िज़िक्स के लिए एक बहुत अच्छा बेस बनाता है। तो जब आप 11th की फ़िज़िक्स पे बहुत फोकस करके उसको समझ लेंगे तो 12th की फ़िज़िक्स आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। इसलिए 11th के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन सब चैप्टर्स पे आई वुड टेल यू टू फोकस मोर, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर यू टू कोप अप इन द 12th स्टैंडर्ड। और यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि 11th में बच्चे इतने सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि 10th बोर्ड्स में जिनके अच्छे आते हैं वो लोग 11th के स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीरियस नहीं होते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप 11th में भी अटेंशन दें, क्योंकि नीट में तो दोनों साल का सिलेबस आता है। इफ़ आई मूव ओवर टू केमिस्ट्री नाउ, तो केमिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट कि जिसमें मुझे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी है। हाँ, मेहनत तो सब में ही करनी पड़ती है, पर केमिस्ट्री वॉज अ बिट ईजियर फॉर मी एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। सो केमिस्ट्री में भी मेनली आई वुड टेल टू फोकस ऑन एनसीईआरटी मोर, क्योंकि एक बार आप एनसीईआरटी कवर कर लो तो आपके बेसिक्स कवर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही समझना है तो आपको पहले एनसीईआरटी ही अटेम्प्ट करनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी रेफरेंस बुक यूज़ करते हो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर आपका फोकस नीट पर ही ज़्यादा है तो आई वुड प्रेफर कि आप एमसीक्यूज़ की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बोर्ड्स के लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी से इनफ मिल जाती है। तो बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आपको किसी एमसीक्यू रेफरेंस बुक से ही करनी चाहिए। फिर अगर बायोलॉजी की बात करें तो जो भी लोग पीसीबी चूज़ करते हैं, बायोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है। सो बायोलॉजी में किसी को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो भी टीचर है वो आपको जिस भी रेफरेंस बुक सजेस्ट करें आप उससे पढ़ सकते हैं। पहले तो एनसीईआरटी ही कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि नीट जो है वो एक एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम है और तीनों सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन लर्न कर ले। आपको एनसीईआरटी की कहीं से भी नुक एंड कॉर्नर से क्वेश्चन आए तो आना चाहिए। इतना एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने के बाद ही आप किसी और रेफरेंस बुक। और नीट 2022 में उन्होंने एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, तो उन्हीं से जान लेते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तनिष्का, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अभी इतना अच्छा रैंक आने के बाद में क्या चल रहा है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, कैसा फील कर रही हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस चीज़ के लिए मैं पूरे 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी और काफ़ी पहले से, मतलब मैंने पढ़ाई को इतना सीरियसली लिया हुआ था, उसका रिजल्ट आएगा तो फिर ये तो वैसी बात है कि अच्छा ही लगेगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी लोग मुझे विश कर रहे हैं, तो फिर मतलब काफ़ी सब लोग मेरे आसपास जो हैं, सब टीचर्स, मेरे पेरेंट्स सब बहुत खुश हैं, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी, और आपके पेरेंट्स का क्या फर्स्ट रिएक्शन है? जिस तरह से 2 साल वो भी आपके साथ में रहे, जब आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके टीचर और सभी के साथ में भी, तो उनका क्या रिएक्शन है और उनको भी देखकर, उनकी खुशी को देखकर?
क्या कहना मैम चाहिए? मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं, मतलब एज अ चाइल्ड आप अगर आपके पेरेंट्स आपकी वजह से मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, उनको इतनी खुशी होती है, तो फिर आपको भी अच्छा ही लगेगा। जो लोग अपना सब कुछ छोड़ के देते हैं आप लोगों के लिए, मतलब कि आप आगे बढ़ो और अच्छा करो, तो फिर उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा तनिष्का, ये बताइए कि आप हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी बचपन से? हाँ मैम, डॉक्टर एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है, मतलब उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप एज अ डॉक्टर किसी की लाइफ सेव कर पाते हैं, तो फिर उसके जो गार्जियंस होंगे, उसके जो नियर एंड डियर होंगे, जब वो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगी। ओके। और अगर एलन की बात करें, जैसे आपने बताया अभी 2 साल से आप वहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो सबसे पहले कब डिसाइड किया कि एलन जाना, और कैसे डिसाइड किया? किसी ने गाइडेंस दिया, कैसे? मैम एलन के रिजल्ट्स हम हर साल देखते हैं, टॉप 10 में मतलब इतने सारे रैंक्स होते हैं, 1 2 3 मोस्टली एलन की होती हैं, तो फिर हर तरफ एलन ही एलन है। मतलब आप एडवर्टीजमेंट सब देखोगे तो आपको एलन ही एलन। तो मैंने 10th में डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाके अपना नीट की पूरी तैयारी वहीं से करनी है। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा शहर में 2 साल? वहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है उसके बारे में क्या कहना हम चाहेंगे? कोटा में काफ़ी कॉम्पिटिटिव, मतलब इतना ज़्यादा आसपास सब बच्चे पढ़ते हैं, तुम भी वहाँ पे उनको देख के और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कोटा में मुझे तो काफ़ी टीचर्स का भी इतना सपोर्ट था, मतलब मुझे पर्सनल लेवल पे अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, अगर मैं डिमोटिवेटेड फील करती थी, तो मैं मतलब टीचर्स ने बोला कि अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू पेरेंट्स से पहले हमें बता। तो फिर मैं टीचर से काफ़ी क्लोज थी और उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की मेंटली भी, और मतलब कि मैं पीस में रहूं और शांति से अपना जो मेरा गोल है उसके लिए मैं वर्क करूं। और वैसे भी मतलब पढ़ाई भी इतना अच्छा कि मुझे घर पे आके बस एक बार रिवाइज करना पड़ता था, क्लास का जो था वो मुझे वहीं याद हो जाता था। और नीट 2022 में जैसा आपने अपना रैंक सिक्योर किया है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, तो हमेशा से ही भरोसा था कि क्रैक कर लेंगी? इतना अच्छा पूरा भरोसा, उम्मीद थी खुद पर जिस तरह से मेहनत की थी? मैम लग रहा था, मतलब मैंने अपना 100% दिया था, उसके बाद जो होगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। मतलब हमें करना भी यही चाहिए। हम लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, शुरू से हम ऐसा सोचेंगे कि हाँ मुझे तो फर्स्ट आना है, तो फिर अगर गलती से कुछ हो गया, मतलब बाय मिस्टेक तुम अपना पूरा कर रहे हो, उसके बाद भी कुछ हो गया, तो तुम वो फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अचानक से ऐसा इंसान टूट जाएगा। तो फिर मतलब मुझे ये था, बस मुझे एम्स जाके अपना आगे MBBS पूरी करनी है, उसके बाद मुझे अच्छे कॉलेज से PG करनी है। ऐसा फर्स्ट रैंक का तो नहीं सोचा था, और ऐसा मतलब टॉप 10 भी नहीं। मैंने अपना 100% दिया था। उसके बाद जो आया वो लक फैक्टर भी काम आएगा उसमें, और जो मैंने मेहनत करी थी वो भी, और जो सब मेरे आसपास टीचर्स वगैरह सब ने जो प्रेयर्स करी थी वो सब भी, उसका भी रोल है। ओके। आप ये टॉप रैंक अचीव कर पाई। तनिष्का, एक और चीज़ है, स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, कोई भी रिजल्ट हासिल करना हो तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी का होना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम प्रिपरेशन में मेरा ऐसा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम में आएगा, मतलब जो मेन NCERT और एलन के मॉड्यूल वो सब मैं पहले कर लूँ। उसके बाद अगर जब वो मेरे परफेक्शन वाले लेवल मुझे लगता था हाँ ये मेरा पूरा हो गया, तो अगर मेरा मन करता था तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, जिसकी मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें उसकी नीड नहीं है। बस वो ऐसा था कि जब मैं वही सब पढ़ के बोर हो जाती थी तो फिर मैं कुछ और, जैसे मैंने मतलब कुछ में JEE की बुक्स भी लगाई थी, बट उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सिर्फ नीट के मटेरियल और स्पेसिफिकली NCERT पे स्टिक रहोगे तो आपकी रैंक तब भी अच्छी आएगी। और अगर सक्सेस की बात करें तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत लोगों का भरोसा, साथ, मेहनत। तो आपकी अगर सक्सेस की बात करें तो किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? मैम सबसे पहले तो पेरेंट्स और मेरे गार्जियंस और आप सब लोग जो टीचर्स जो मेरे साथ मतलब क्लास फर्स्ट से जहाँ पे मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद फिर मैंने एलन ज्वाइन किया, तो जो भी टीचर्स मेरे साथ थे वो सब, और मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे जिनसे मैं जब डिमोटिवेटेड हो जाती थी तब मैं बात करती थी, उन सब का रोल रहा। ओके। और एक एलन की अगर बात करें तो एलन समय समय पर, जैसे आप 2 साल से वहाँ पर पढ़ रही थी, क्लासरूम स्टूडेंट थी,
तो समय समय पर आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं आपकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसमें बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो क्या वो टेस्ट देती थी, अटेम्प्ट करती थी? अगर करती थी तो क्या मेहनत मतलब आपको बाद में भी उसके कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले? कितना कंट्रीब्यूट किया उसने? हाँ मैम, अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हमें अपने आप को रेगुलरली एनालाइज करना पड़ता है। तो फिर मैंने एलन का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, मैंने सारे टेस्ट दिए थे, चाहे कैसे भी टेस्ट हो। अगर हम टेस्ट ही नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। और ऐसे फिर चाहे कितना भी पढ़ लो, जब तक आप उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर मेरे प्रिपरेशन में मतलब एलन की टेस्ट सीरीज का तो काफ़ी रोल था। ओके, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एलन, एलन का जो स्टडी मटेरियल है, एलन जो पूरा सिस्टम है अपने आप में, तो उसको जैसे डाउट काउंटर्स भी होते हैं, किसी भी तरह की बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। तो चाहे स्टडी मटेरियल हो या फिर डाउट काउंटर्स हो, तो उन सारी चीज़ों ने आपको किस तरह से हेल्प किया? मैम सारी चीज़ मतलब टीचर्स का तो ऐसा था, अगर उनको आप रात को कितने भी बजे मतलब अगर आप उनसे डाउट पूछोगे तो वो बताएंगे। तो मेनली तो क्लास के टाइम तो मैं व्हाट्सएप पे भी टीचर्स को डाउट भेज देती थी, वो रिप्लाई कर देते थे। बाकी कुछ ऐसा stress level is unimaginable. On the day of the exam also it's much more than it was much more than I thought. I wasn't able to handle it very well honestly, but उसमें थोड़ा सा माइंडसेट की बात आती है कि यू कांट गो इनटू द एग्जाम थिंकिंग कि 720 ही लाना है या एक कोई सेट नंबर ही लाना है। अगर अपने लिए ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो उनको फुलफिल करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट यू फेस, राइट। तो I had been advised by my elder brother, especially stressed on this fact that I can't go into the exam with any expectations. Okay. क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, लगता है कि मॉक टेस्ट में आता था इतना तो इतना नीट में भी आना चाहिए, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। आई वुड से कि एक्सपेक्टेशंस रखो लेकिन थोड़ा रीजनेबल रखो एंड रियलाइज कि एग्जाम डे पे कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट सेट कि जितना मॉक टेस्ट में आ रहा था उतना ही आएगा। हाँ, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी थी जैसे आई यूज्ड टू स्कोर अबाउट दिस मच ओनली इन मॉक टेस्ट टुवर्ड्स द एंड, तो -20 मार्क्स आई वुड कीप। अच्छा, इतना मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे थे। 680 के अप्रॉक्स आई थॉट कि नीट में आ जाना चाहिए। उससे थोड़ा सा हम्बल एस्टिमेट रखने से इट्स अ बिट इजियर टू गो अबाउट द एग्जाम। सही, बहुत अच्छी बात कही तुमने, बिकॉज जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है ना तो वो 720 बोल के शुरू करता है। हाँ। है ना, कोई तुमने भी करी होगी, सब करते हैं एक बार, है ना। लेकिन वो आते आते रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो तुमने मार्जिन ऑफ एरर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ इतना मान लिए। तब जब उतना हम अंदर से हम्बल डाउन हो जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो अपना बेस्ट अप्रोच निकल करके आता है। अच्छा, लास्ट 1 महीने में क्या कर रहे थे ये बताओ? ज़्यादा थियोरी पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे? मॉक टेस्ट मेजरली almost 4 a week, 4 or 5 mocks a week. ठीक है। Although last 2-3 weeks में bit less. Okay. Apart from that, I would revise the points that I found difficult or that I had thought I hadn't done up to the mark. And yeah, theory mainly जो मैंने skip की हुई थी वो end में भी पढ़ ली थी, क्योंकि कुछ skip भी की थी तुमने theory? हाँ, की थी। किसमें? जो चीजें मेनली अच्छी नहीं लगती थी, जैसे फिजिक्स की एनसीईआरटी में, मैकेनिक्स स्पेशली, कुछ थोड़ा सा बोरिंग सा लिखा भी है। मतलब आई वुड से वेरी फ्रैंकली कि बहुत गंदे से लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स बिल्कुल फिजिक्स के, तो वो पढ़ने का मन ही नहीं होता था एंड पढ़ने भी लगता था कि क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा है नहीं, उसमें काफी कुछ लिखा रहता है जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है। ये तुमने पढ़ने के बाद रियलाइज किया? हाँ, वैसे है बड़ा बोरिंग। 12th का बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। 12th का अच्छा लिखा, 12th का मॉडर्न बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो 11th का पोर्शन है थोड़ा अलग ही भाषा में चलता है वो पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो ये काम तुमने किया बिल्कुल। तो यार अब हम एग्जाम डे के ऊपर आते हैं, डी डे। अब 1 महीने का प्रेशर तो ठीक है, जैसे तुमने बताया लास्ट डे पे, तो वो प्रेशर अब सबका सब एकदम कंपाउंडिंग इफेक्ट लग जाता है 1 महीने का, और अल्टीमेट प्रेशर फेस कर रहे हैं। तो उस टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज किया? एग्जाम से 1 दिन पहले क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे बैठ के कि यार ये भूल रहे हैं, ये कर रहे थे, कि नहीं यार हम कॉन्फिडेंट, हमको सब आता है, ये कर रहे थे? व्हाट वेर यू डूइंग एग्जैक्टली 1 डे बिफोर एग्जाम? ऑनेस्टली एग्जाम से 1 दिन पहले तो आई वाज वेरी नर्वस। जो टॉपिक्स, जैसे आई रिमेंबर कि आई वाज स्टडीइंग फ्रॉग वाली टॉपिक, और वो तो नीट के सिलेबस में भी नहीं है मेरे को, लेकिन लग रहा था कि एनसीईआरटी में कहीं आ गया तो वो थॉट रहता है कि कहीं ये आ गया तो नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा, तो दैट्स अ बिट स्कैरी। बिल्कुल, कुछ छूट ना जाए वाली, कुछ छूट ना जाए। बट देन लाइक माय मदर, शी केम एंड देन took me out for a movie. I went to get the exam out of my head. अच्छा, तो एग्जाम से पहले मूवी देखने गए? कौन सी मूवी देखने गए थे? I think it was Thor: Love and Thunder. अच्छा, ओके, ग्रेट। उसी तभी रिलीज हुई थी। तो the point of the movie was that I would get my mind off the exam because stressing about it is not going to help. Right.
And as far as the exam day is concerned, that stress was even more. But somehow after entering the center, when I saw that everybody around me is also feeling the same, more or less, then it was a bit calming for me. अच्छा, उससे तुम्हें अच्छा हाँ, लगा. So before the exam, after I went in, I was very calm. ओके, वहाँ तो और भी माहौल है ना, लोग किताबें लेके टहलते टहलते पढ़ रहे हैं. हाँ. ठीक है, तो ये वाली भी अच्छा. अब एग्जाम डे के ऊपर आते हैं. एग्जाम डे में तुम्हारे सामने पेपर है. यूजुअली तुम अप्रोच कैसे कहते थे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स? Biochemistry physics. तो ये तुम्हें डे 1 से तुम्हें पता था यही करना है कि नहीं. इवेंचुअली डेवलप्ड इट? नहीं, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था. मैं अच्छा. फिजिक्स भी कई बार पहले करता था, कई बार केमिस्ट्री भी करता था, कई बार आधा बायो करके फिर केमिस्ट्री पे आके वैसे भी करता था. तो दोज टेक्निक्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी एट ऑल. ट्राई लेकिन तुमने सब करा? ट्राई मैंने मोर और लेस सब किया था. और ये लगभग हम सभी टॉपर से सुनते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है किसी का फिजिक्स बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो, बायो से बहुत पहले बन जाए, है ना. तो अपना बेस्ट जो है पकड़ना जरूरी है कि कहाँ पर आप बेस्ट स्टैंड कर रहे हो, और हर एक्सपेरिमेंट करोगे तो बेस्ट निकलेगा, और वो मॉक टेस्ट से ही आता है. हाँ. तो फाइनली तुमने एग्जाम में क्या करा? Biochemistry physics. बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स. And then I filled the entire OMR at the end. एक साथ तुमने सारा OMR भरा? हाँ. बिल्कुल से. पेपर के बीच में कभी ऐसा लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, कि इस बार बायो में बहुत लेंदी पेपर था, अगर मैं कहूँ तो कंपैरेटिवली काफी एनालिटिकल पेपर था, असर्शन रीजन फॉर्मेट थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे. कोई ऐसा सवाल जिसने बहुत टाइम खाया हो? प्लांट एनाटॉमी का एक क्वेश्चन था जो बोनस होने वाला था, नहीं हुआ था. आई थिंक आई स्पेंट एटलीस्ट 15 to 20 minutes on that. सबने बहुत, क्योंकि हम उसमें पेपर एनालाइज करे थे, हम भी सोच रहे हैं यार ये ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा है इसमें. हाँ, उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा हाँ. बनेगा. बट इन द एंड आई गॉट दैट वन करेक्ट, क्योंकि अच्छा. आया था कुछ लैंग्वेज में मेरे को ठीक नहीं लग रहा था. तो लगा कि अगर गेस करना है तो यही वाला गेस कर लेता हूँ. एज सच कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, बट हाँ, इट केम डाउन टू द फैक्ट दैट आई गेस्ड इट राइट, नथिंग मोर देन दैट. हाँ. तो यार जब ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम हॉल में 15 से 20 मिनट ले लेते हैं, चाहे हमारा किसी भी स्टेज पे हम रहे हो, चाहे हम 720 क्यों ना ला रहे हो पिछले 10 मॉक टेस्ट में, एक बार तो लगता है कि अब की बार पेपर भाई सब सॉलिड आया है. हाँ. और अब की कुछ भी हो सकता है. क्या ये सिचुएशन थी पेपर में? हाँ बिल्कुल, मेरे को लग रहा था कि बायो मेरा जनरली अच्छा जाता था. तो जब इतना, और तुमने कहा आधे घंटे में कर रहे थे और एक क्वेश्चन यहाँ 15 मिनट ले लिया. तो आई टुक सम टोटल 40 or 45 minutes इन बायो, व्हिच आई यूजुअली यूज्ड टू टेक हाफ एन आवर. हाँ. तो उस पॉइंट पे तो मेरे को लगने लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा. बट जब मैं केमिस्ट्री बनाया, फिर फिजिक्स पे आया, फिजिक्स वाज रिलेटिवली इजियर, देन दैट फीलिंग वेंट अवे एंड आई वाज एबल टू रिवाइज द सेकंड टाइम ओवर वेरी वेल. सेकंड टाइम भी तुमने किया, तो पूरा पेपर कितनी देर में बना तुम्हारा? फर्स्ट टाइम अराउंड 1 hour 40 minutes. ओके. And then second time when I revised, I believe I had some 35 minutes left at the end to fill the OMR. That's really great. अच्छा, OMR फिलिंग में तुमने लास्ट में सारा OMR भरा. काफी बच्चे ना एक चीज में और गलती करते हैं, OMR बबलिंग में भी लोग गलतियां कर जाते हैं. हाँ. तुम्हारी कोई टिप और एडवाइस कि OMR बबलिंग की गलती को कैसे रोकें? What I would do कि एक सेक्शन उठाता था, जैसे फिजिक्स का सेक्शन है या हाँ. सेक्शन भी जो भी है, उसमें I would mark small dots on the options that I was supposed to mark. अच्छा, पेपर पे, OMR पे? हाँ, जैसे एक सेक्शन का किया, फिर आई वुड रिवाइज कि मैंने डॉट्स ठीक मारे हैं, और फिर उसको भर देता था एंड में. उससे गलती करने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं. बिल्कुल. और ये टेक्निक मैंने लास्ट मंथ में ही स्टार्ट की थी. इवॉल्व करी तुमने नई हाँ, टेक्निक. अच्छा, मतलब सीखी थी. ठीक है, ग्रेट. तो डॉट्स लगा करके काम बड़ी आसानी से बन जाता है. ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट. और मेरे हिसाब से हमने लगभग हर एक एस्पेक्ट को टच करा है. एक बात बताओ, अगर इस प्रिपरेशन टाइम फ्रेम में मैं तुमसे पूछूं कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन तुम्हारा कौन था, तो कौन होगा वो, और किसको क्रेडिट दोगे तुम इसका? Honestly, I can't say. I mean, इतने सारे लोग थे, पेरेंट्स थे, बड़े भाई था, my twin brother also, he also prepared with me. अच्छा, तो उसका भी इस बार कॉलेज ही जा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया. तो they were all very helpful. Even my teachers were very helpful. So I can't exactly pinpoint who helped me the most. It's unfair to say the least. So it's for everyone, whoever was part of definitely, this. definitely. Like that, I had a lot of support from people. That is really, really, really great. तो यार हमने